नमस्कार, मनी 9 की इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बजट हमसे कुछ ज़्यादा दिन दूर नहीं है और बजट कैसा रह सकता है, बजट में किस तरह के ऐलान हो सकते हैं, इस पर हम कई दिग्गज लोगों के साथ, हस्तियों के साथ और चेहरों के साथ बातचीत कर रहे हैं और ये सिलसिला मनी 9 के ऊपर लगातार जारी है। और आज फिर से हम एक बड़ी हस्ती, एक बड़े चेहरे को आपके सामने लेकर आए हैं। इसको डीकोड करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार का बजट किस तरह का हो सकता है, उसकी रूपरेखा कैसी होगी, उसकी दशा कैसी होगी और बजट में क्या बड़े ऐलान सरकार कर सकती है और सरकार के पास गुंजाइश कितनी है इस बात की कि बड़े जो रिफॉर्म्स हैं, जो बड़े कदम हैं, वो इस बार उठा सके। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं क्योंकि इस बार का जो बजट है ना, वो कई सारी मुश्किलों और कई सारी चुनौतियों के बीच में आ रहा है। हमारे सामने जो ट्रंप साहब ने जो एक हमारे सामने टैरिफ का बम फोड़ा है, वो टैरिफ को लेकर जो डील है वो अभी तक भारत नहीं कर पाया है। एफपीआई की बिकवाली लगातार जारी है, हमारी करेंसी वीक हो रही है, ईरान और अमेरिका के बीच में जंग हो सकती है ऐसी आशंका है और रशिया और यूक्रेन के बीच में पहले से ही जंग चल रही है। और वेनेजुला वाला मामला आपने देखा ही है कि किस तरह से अमेरिका ने उसके ऊपर कर्जा कर लिया है। सरकार के खजानों के ऊपर प्रेशर है, जीएसटी की छूट दी जा चुकी है, 12 लाख तक की जो इनकम है उसको टैक्स फ्री पहले ही कर दिया गया था, प्राइवेट केपेक्स जो है वो फिलहाल पिकअप नहीं हो रहा है। तो ऐसे में सरकार के पास कितनी गुंजाइश है कि इस बार कुछ बड़े ऐलान बजट में वो करती हुई नजर आए। तो बजट को लेकर जो ऐलान होंगे उसका आपकी जेब के ऊपर, आपके पोर्टफोलियो के ऊपर और साथ ही साथ हमारी अर्थव्यवस्था के ऊपर किस तरह का असर होगा, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए इसे बताने के लिए, इसे समझाने के लिए एक इकोनॉमिस्ट, एक जो अर्थशास्त्री हैं, वो उनसे बढ़िया नाम कोई नहीं हो सकता जो इस पूरी रूपरेखा को आपके सामने बाखूबी बता सकते हैं। इस कड़ी में आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए रिनाउंड इकोनॉमिस्ट मिताली निकोरे जी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं। मिताली जी, बहुत स्वागत है आपका मनी 9 पर। वेलकम मैम। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। तो मैम, थोड़ा मैं पहले आपके बारे में बता दूं, बहुत ही एक्सपीरियंस इकोनॉमिस्ट हैं आप और पब्लिक पॉलिसी स्पेशलिस्ट रही हैं आप। कुछ अगर आप देखेंगे बड़े जो संस्थान हैं, मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे एडीबी हुआ, वर्ल्ड बैंक हुआ, यूनाइटेड नेशंस हुआ, इनके साथ आपने कामकाज किया है। और उसके साथ साथ जो प्राइवेट सेक्टर में जो कंसल्टिंग फर्म्स हैं, जैसे पीडब्ल्यूसी हुआ, ईवाई हुआ या फिर जेनेसिस एनालिटिक्स, इनके साथ भी आपने काफ़ी समय गुजारा है। तो उसका पूरा जो एक निचोड़ है ना, वो मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों तक पहुँच सके और आपका जो एक्सपीरियंस है उसकी मदद से हमारे दर्शक ये समझ सके कि हमारी इकोनॉमी की स्थिति किस तरह की है और सरकार के पास किस तरह की गुंजाइश है इस बार बड़े कदम उठाने को लेकर। तो मैम, ये जो बजट आ रहा है ना, ये काफ़ी सारी चुनौतियों के बीच में आ रहा है। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि जिस तरह के ग्लोबल हालात हैं उसको देखते हुए क्या सरकार के लिए आपको भी लगता है, जैसे मैंने कहा, कि ये बजट काफ़ी चैलेंजिंग रहने वाला है? जी, मुझे ये लगता है कि एक्चुअली अगर हम देखें पिछले साल इनकम टैक्स का स्लैब चेंज हुआ, 12 लाख से नीचे वाली जो इनकम थी वो पूरी तरह से टैक्स फ्री कर दी गई। तो वहां पर भी हमारे पास कोई बहुत ज्यादा जैसे हम इकोनॉमिक्स में कहते हैं विगल रूम नहीं है वहां पर। अभी भी थोड़ी सी हाथ की तंगी है अगर हम इनकम टैक्स की बात करें। दूसरा, जीएसटी के ऊपर भी रिलीफ गवर्नमेंट ने दिया। सितंबर 2025 में ही वो लागू हो गया था। जीएसटी रैशनलाइजेशन भी हुआ और वैसे भी बजट के टाइम पर जीएसटी में चेंजेस एक्चुअली नहीं किए जाते। जीएसटी में चेंजेस सिर्फ जीएसटी की जो कमिटी होती है, जो कमीशन होता है, सिर्फ वही चेंजेस कर सकते हैं। तो अभी हम जीएसटी में भी कोई ज्यादा चेंजेस नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। तो मुझे ये लगता है कि इस बारी हमें टैक्स वाली साइड पर, रेवेन्यू साइड पर हो सकता है कि हम ये देखें कि कोई कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ जाए या फिर हम ये देखें कि कोई नया सेस इंट्रोड्यूस हो, क्योंकि हमारी जो फिस्कल सिचुएशन आज है वो वैसे तो सही दिशा में जा रही है, क्योंकि हमारी ग्रोथ सही दिशा में जा रही है। हम फिस्कल डेफिसिट को भी हमारे टारगेट्स अचीव कर पा रहे हैं। पिछले 2 साल से हमने अचीव करे हैं और अगले 2 साल के भी हमारे टारगेट्स सही दिशा में जा रहे हैं। लेकिन जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन, आज जो दुनिया की सिचुएशन, वो रोज चेंज हो रही है। कोई नई वॉर, कोई नई स्कर्मिशेस, कोई नए डेवलपमेंट्स, कहीं पे कोई वेनेजुएला के ऊपर अपना हक जमा रहा है, क्या क्या हो रहा है दुनिया में। तो इस सब को डील करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अब एक वॉर चेस्ट की प्रेपरेशन मेरे हिसाब से करनी पड़ेगी और हमें अपने डिफेंस सेक्टर में और अपने एनर्जी सेक्टर में, जो हमारे कोर हैं, मतलब ये जो 2 हमारे कोर सेक्टर हैं, इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना पड़ेगा। डिफेंस और एनर्जी आप कह रही, 2 सेक्टर्स, राइट? बिल्कुल।
ठीक है। जब आप कह रही है ना कि एक वॉर चेस्ट तैयार करने की बात है ना, जब वॉर चेस्ट की बात आती है ना, तो सबसे पहले बात ये समझनी जरूरी है कि आपके पास जो आपके फाइनेंसेस है ना, उसकी स्थिति कैसी है। मैं सबसे पहले फिस्कल डेफिसिट आपसे समझना चाहूँगा इस बार का, यानी कि FY26 जिस वित्त वर्ष की हम बात कर रहे हैं या ऑपरेट कर रहे हैं, उसमें 4.4% का टारगेट हम लेके चल रहे हैं। मेरे पास बहुत सारी डिटेल्स हैं जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, लेकिन मोटा मोटी आपको क्या लगता है कि ये अचीवेबल है इस साल? मुझे लगता है कि 4.4% इसलिए अचीवेबल है क्योंकि हमारा ग्रोथ रेट बहुत अच्छा है। अगर आप पिछले क्वार्टर का ग्रोथ रेट देखें तो हमारा 8% का ग्रोथ रेट है। अब फिस्कल डेफिसिट को मैनेज करना इजी तब हो जाता है जब हमारा ग्रोथ सही पाथ पर चलता रहे, क्योंकि उसका बिकॉज 4.4 का बेस क्या है, उसका बेस तो जीडीपी ही है। जितना आपका जीडीपी बढ़ेगा और अगर आपका डेफिसिट ऊपर नहीं बढ़ रहा है तो आपका परसेंटेज वाइज वो कम होता जाएगा। इसीलिए ये 4.4 का जो नंबर है इसे हम बहुत इजीली मेरे हिसाब से इस साल अचीव कर सकते हैं। और हमारी जो ग्रोथ है बस एक सही दिशा में चलती रहनी चाहिए, और उस ग्रोथ को सही दिशा में ले जाने के लिए हमें अपनी ग्रोथ को सेफ गार्ड करना है। जो हमारे ट्रेड में डिस्ट्रप्शंस हो रहे हैं, जो हमारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स में डिस्ट्रप्शंस हो रहे हैं, क्योंकि बाहर की जो स्थिति है वो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपने देश में जो हमारा ग्रोथ है, अपने देश में जो हमारी डिमांड है, अपने देश में जो हमारी कंजम्पशन है, इसको हम डेफिनेटली और बढ़ा सकते हैं और यहाँ पर एक वर्चुअस साइकिल लेकर आ सकते हैं। और अपने आप को हमें बाहर की जो दुनिया है और बाहर की जो टर्मोइल है उससे हमें थोड़ा सा अपने आप को इंसुलेट करके आगे चलना है। ठीक है। मतलब पहले भी जो जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन हुआ था, आप कह रही हैं कि कुछ वैसे फैसले और सरकार को लेने चाहिए। अब क्यों नहीं ले सकती सरकार, या गुंजाइश क्यों कम है, मैं वो आपके सामने रखना चाहता हूं। जब ये फिस्कल डेफिसिट की बात आती है ना, उसके साथ साथ इन पैरेलल आप साथ में सुनती हैं FRBM एक्ट को, जो कहती है कि आपका जो केपेक्स टू जीडीपी रेशो है दैट शुड बी अराउंड 3%, उसके ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस बार का जो हमारा केपेक्स का टारगेट है वो हमें बता रहा है कि वी आर सेटिंग एट अराउंड 3.14%, और इसको बढ़ाकर अगले साल 12.5 लाख करोड़ करने की बात है। तो फिर ये नंबर बढ़कर केपेक्स टू जीडीपी का रेशो 3.18% पर हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप कह रही हैं कि ग्रोथ के ऊपर फोकस होना चाहिए, डोमेस्टिक केपेक्स, डोमेस्टिक कंजम्पशन जो है उसको बढ़ाने के ऊपर ज़्यादा ध्यान होना चाहिए। अब FRBM एक्ट में सरकार कहीं फंस ना जाए ग्रोथ को बढ़ावा देते देते, आपको क्या लगता है? नहीं, मुझे लगता है कि FRBM एक्ट जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि अगर आप ऐसी लिमिट्स नहीं रखेंगे तो सरकारें जो है, आज की सरकार डिफरेंट है, कल कोई और सरकार हो सकती है, परसों कोई और सरकार हो सकती है। तो अगर हम इस सरकार को देखें, पिछले 15 साल से तो हमने ये देखा है कि फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये सरकार हमेशा आगे रही है, इवन ड्यूरिंग कोविड। मतलब कोविड के टाइम पर भी जब हमें अपनी सोशल स्पेंडिंग और बढ़ानी पड़ी थी, लोगों को एक सेफ्टी नेट ज्यादा देना पड़ा था, तब भी हाँ इस सरकार ने ये मेंटेन किया कि वो एक फिस्कली रिस्पॉन्सिबल वे में किया जाए, और आज भी वही हो रहा है। जो हमें इन्वेस्टमेंट्स करनी है इंफ्रास्ट्रक्चर में, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स है, और वो एक ऑफ बजट फाइनेंसिंग के द्वारा भी हो सकती हैं, जैसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स, प्राइवेट सेक्टर को लेकर आना। उन्हें आप गारंटी दीजिए कि आपका इन्वेस्टमेंट सेफ रहेगा और फिर आपकी इन्वेस्टमेंट को हम लेकर आएंगे। तो ये जो नया प्राइवेट सेक्टर को लाने का मामला है वो ऑफ बजट फाइनेंसिंग से भी करा जा सकता है, लेकिन जो हमारी ऑन बजट फाइनेंसिंग है उसे हमें उन वर्गों की तरफ टारगेट करना पड़ेगा जहां पर सोशल सेक्टर की ज्यादा रिक्वायरमेंट है, जैसे महिलाएं, जैसे मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स, जैसे रूरल एरियाज। इन एरियाज में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जाना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट की इन एरियाज को आज भी बहुत आवश्यकता है। तो आपने मैम जो प्राइवेट केपेक्स की बात करी ना, इनफैक्ट मैं इसी को छेड़ने वाला था। अभी तक आप देखें ना, ये फिस्कल डेफिसिट क्यों बिगड़ा हुआ है, क्योंकि पूरा जो दारोमदार है ना ग्रोथ को इम्पेटस देने के लिए या फिर सपोर्ट देने के लिए सरकार का ही है। पूरा जो गवर्नमेंट केपेक्स है उसी से ही इकोनॉमी का चक्का तेज़ी से घूम रहा है। प्राइवेट सेक्टर से या कॉर्पोरेट से इसका जो बेनिफिट है वो नहीं आ रहा है। सरकार चाहती है, सलाह भी सरकार को ये दी जा रही है कि जो कॉर्पोरेट्स हैं आप पूरा जो दारोमदार है उनके हाथ में दे दीजिए, नए ऑर्डर्स उनके पास जाएं, वो एग्जीक्यूट करें, लेकिन इसके लिए कुछ प्रोत्साहन भी देना पड़ेगा, कॉर्पोरेट्स को ल्यूर करना पड़ेगा, कुछ बेनिफिट्स देने पड़ेंगे, कुछ टैक्स ब्रेक्स देने पड़ेंगे, कुछ इंसेंटिव्स देने पड़ेंगे। क्या वो गुंजाइश सरकार के पास है जिस वजह से सरकार को मजबूरन खुद जो कैपेक्स का बोझ है अपने ऊपर लेना पड़ रहा है? मुझे ये लगता है कि सरकार का जो इन्वेस्टमेंट है अभी उसका लेवरेज फैक्टर हमें बढ़ाना है, यानी कि जब आप 1 रुपया स्पेंड करें तो आपके पास आज
1 रुपए से कम आ रहा है प्राइवेट सेक्टर में से। हमें ये टारगेट करना है कि एटलीस्ट 3 या 4 रुपए प्राइवेट सेक्टर से आए जब भी सरकार 1 रुपया स्पेंड करे, है ना। ये हमारा एम होना चाहिए। अब ये हम कैसे कर सकते हैं इसको, जैसे मैंने कहा 3 इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो बहुत अच्छे प्रूव हुए हैं पूरी दुनिया में। नंबर 1 है गारंटीज। गारंटी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा होता है कि जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट डाल रहे हैं कहीं पर, तो सरकार आपको एक मिनिमम गारंटी दे कि हाँ आपकी इतना रिटर्न तो आपका आएगा, अगर उतना नहीं आया तो हम उसका जो डिफरेंशियल है वो मीट करेंगे। और ये बहुत सारे देशों में होता है। तो ये गारंटी इंस्ट्रूमेंट और गारंटी स्कीम्स जो है, क्रेडिट गारंटी प्रोग्राम ऑलरेडी सरकार जो है माइक्रो फाइनेंस के लिए लेके आने का सोच रही है, और क्रेडिट गारंटी प्रोग्राम स्मॉल बिजनेसेस के लिए भी होता है, लेकिन हमें और भी गारंटीज की ओर देखना है। दूसरा है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, और ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हमें नए इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में भी लेके आना है। पोर्ट सेक्टर में हमें इसे लाना चाहिए, हमें इसे ट्रांसपोर्ट सेक्टर में और ज्यादा बढ़ाना चाहिए। रोड्स में ये ऑलरेडी है, इसे हम रेलवेज में, एयरपोर्ट्स में, इन सेक्टर्स में भी लेकर आ सकते हैं। और तीसरा हमारा इंस्ट्रूमेंट जो है वो है इसे हम कहते हैं फंड्स, रिंग फेंस्ड फंडिंग। तो जैसे कि हम इसे सेक्टर स्पेसिफिक फंड बना सकते हैं। जैसे हमें अगर सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में, मेट्रोज में इन्वेस्ट करना है या बसेस में इन्वेस्ट करना है, तो ये जो हार्ड इन्वेस्टमेंट्स हैं इसमें सरकार को ज्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए। इसके लिए हमें ये 3-4 ऐसे रिंग फेंस फंड्स अगर हम बना दें तो उसमें हम फंड्स ला सकते हैं। जैसे वर्ल्ड बैंक, एडीबी के फंड्स भी उन रिंग फेंस फंड्स में आ सकते हैं, और इंटरनेशनल डोनर भी और इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स भी उन रिंग फेंस इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स में आ सकते हैं। तो इस तरह से जब हम इनोवेटिव फाइनेंस की बात करें, ये एक बहुत बड़ा लीवर है जिससे हम अपने बजट को आगे लेकर जा सकते हैं। वो कहते हैं ना, जैसे पैर उतना पसारो जितनी आपकी चादर हो, लेकिन अगर हमारी चादर थोड़ी फ्लेक्सिबल हो जाए, उसमें थोड़ा स्ट्रेच मटेरियल आ जाए, तो हम अपना पैर थोड़ा और पसार सकते हैं। तो ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसमें हम प्राइवेट सेक्टर को और ज्यादा इंकरेज कर सकते हैं विदाउट गिविंग टैक्स ब्रेक और सब्सिडी। अब ज़्यादा फ्लेक्सिबल हम क्यों नहीं हो पा रहे हैं, हमारी चादर फ्लेक्सिबल क्यों नहीं हो पा रही है मैम? उसके कारण ये है कि 12 लाख का टैक्स ब्रेक आपने पिछली बार दे दिया, टू बी प्रिसाइज 12,75,000 और जीएसटी का रेट रैशनलाइजेशन आपने पहले ही कर दिया। तो इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर देखें ना, तो हो सकता है, और आप मुझे बताइएगा अभी क्या एक्सपेक्टेशन है, कि सरकार को कहीं ज़्यादा उधारी ना लेनी पड़ जाए इस बार जब बजट का अनाउंसमेंट होगा। तो ऐसे परिप्रेक्ष्य में क्या आपको लगता है कि पर्सनल इनकम टैक्स फ्रंट पर या आम आदमी के लिए सरकार कुछ बड़ा कर पाएगी इस बार? मुझे पर्सनली नहीं लगता कि इस बार टैक्स एरिया में कोई ज्यादा रिलीफ आएगा। मुझे ये लगता है कि डेफिनेटली कोई सेस इस बार अनाउंस हो सकता है, शायद वो कॉर्पोरेट सेस हो या कॉर्पोरेट टैक्स सेस हो, या ऐसा कोई सेस मुझे लगता है कि आ सकता है, या फिर शायद कॉर्पोरेट टैक्स रेट भी बढ़ जाए। क्योंकि इस बार गवर्नमेंट को ये करने की बहुत जरूरत है कि हमारे पास, जैसे मैंने कहा, एक वॉर चेस्ट होना चाहिए ताकि हम अपना डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ा सके, और एनर्जी सेक्टर में हम अपनी और इन्वेस्टमेंट्स ला सके, रेन्यूएबल एनर्जी में भी और वाइडर एनर्जी सोर्सेज में। हमें यहाँ पर हाइड्रोजन में भी इन्वेस्ट करना है, क्लीन हाइड्रोजन में, हमें विंड एनर्जी में इन्वेस्ट करना है, हमें बायोफ्यूल्स में इन्वेस्ट करना है, तो ताकि हमारी ऑयल डिपेंडेंसी कम हो सके। तो इन एरियाज में इन्वेस्ट करने के लिए गवर्नमेंट को थोड़ी रिसोर्स मोबिलाइजेशन इस बार करनी पड़ेगी। मतलब आम आदमी के लिए कुछ खास नहीं होगा? मतलब मेरे हिसाब से ये भी है कि अगर हम पिछले साल के अनाउंसमेंट देखें और जीएसटी का भी अनाउंसमेंट देखें, दोनों जो एक साथ आए, उससे आम लोगों के लिए काफी रिलीफ ऑलरेडी आया है। मुझे ये भी लगता है कि ये बहुत जरूरी है। इस बार सरकार के पास एक ये अपॉर्चुनिटी भी है कि एमएसएमई सेक्टर में अगेन और अनाउंसमेंट्स हो सके, एमएसएमईज को सपोर्ट करने के लिए, स्पेशली विमेन लेड एमएसएमईज, और वो भी आम लोग ही है। इनफैक्ट अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 60-70% भारत के लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और एमएसएमई सेक्टर में काम करते हैं। तो अगर एमएसएमई सेक्टर के लिए आप सपोर्ट लेकर आते हैं तो बिजनेसेस भी ग्रो करते हैं, और लोगों के लिए जॉब्स भी क्रिएट होती हैं, और आम लोगों के लिए भी काम होता है। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। तो मैम, आपके हिसाब से मतलब रिफॉर्म्स हैज़ एवर बीन द एजेंडा ऑफ दिस गवर्नमेंट, जब से ये आए हैं, इस बार भी क्या यही थीम रहने वाली है? अगर हम इस बार के बजट की थीम को समझने की कोशिश करें, आप कैसे हाउ विल यू पुट इट अक्रॉस दिस टाइम, कि क्या थीम रह सकती है बजट की इस बार? मुझे लगता है इस बार की बजट की थीम होनी चाहिए आत्मनिर्भरता, बिकॉज आत्मनिर्भरता ही वो है जो हमें आगे लेकर जाएगी।
और हमें जो पूरा टर्मोइल है दुनिया में जो चल रहा है, जो एक कुछ हमारे दोस्त थे जो अब पता नहीं दोस्त हैं या दोस्त रहेंगे, कुछ हमारे दुश्मन थे जो शायद अब दुश्मन नहीं है, कुछ हमारे ऐसे लॉन्ग लास्टिंग फ्रेंड्स हैं जो होपफुली अभी भी हमारे फ्रेंड्स रहेंगे। आई एम श्योर आपको समझ आ ही गया होगा कौन से देश की कौन सी बात कर रही हूँ मैं। तो तो इस सब को संभालने के लिए सरकार को इस साल आत्मनिर्भरता का एक मेरे हिसाब से थीम रखना चाहिए। आत्मनिर्भरता, व्हेन यू से दिस वर्ड, सेल्फ रिलायंस, राइट? तो इसके लिए फिर क्या करना चाहिए? व्हेन यू से सेल्फ रिलायंस, या फिर हमें अपने ऊपर, खुद के ऊपर निर्भरता लानी होगी, तो इसमें करना क्या होगा बेसिकली? थोड़ा सा संक्षेप में अगर आप बता सकें। मैं आपको एक एग्जांपल दे के बताती हूँ। आपको ये पता है कि हमारे देश में आज भी इलेक्ट्रिक बसेस मैन्युफैक्चर नहीं होती। सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमारे देशों को, हमारे शहरों को मूविंग रखने के लिए ये है कि हमारे पास इलेक्ट्रिक बस, हमारे पास बसेस, ट्रेडिशनल बसेस भी होनी चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रिक बसेस का एक नया स्कीम भी आ रहा है और गवर्नमेंट, सरकार भी ये चाहती है कि इलेक्ट्रिक बसेस का अपटेक बढ़े। अब कुछ इन्वेस्टमेंट प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम में इलेक्ट्रिक बसेस में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आ रहा है और वो स्टार्ट भी हो गया है, लेकिन आज भी हम काफी तादाद में इलेक्ट्रिक बसेस इंपोर्ट करते हैं। हमें इस एरिया में फॉर एग्जांपल खूब इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करना है, बहुत इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है, ताकि हम इसमें भी आत्मनिर्भर हो जाए, हमें किसी से एक बस इंपोर्ट करने की जरूरत ना पड़े। अब यहाँ मैंने आपको एक उदाहरण दिया है, ऐसे हर सेक्टर में आप 10 उदाहरण ढूंढ सकते हैं। ये आत्मनिर्भरता हमारे देश के लिए, इट कैन बी द डिफरेंस बिटवीन बीइंग डिपेंडेंट ऑन समबडी, ऑन सम अदर कंट्री एंड बीइंग इंडिपेंडेंट। तो ये इसी आत्मनिर्भरता के फ्रॉम दिस थॉट हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, तो ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे इलेक्ट्रिक बसों की मैन्युफैक्चरिंग की क्यों ना हो। अच्छा मैम, मेरे पास समय कम है, आपको भी निकलना है, लेकिन कुछ बातें हैं जो कि समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यू बीइंग एन इकोनॉमिस्ट, आप बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझती हैं। एक बड़ा हैंगओवर जो सरकार के सर पे खड़ा है ना, वो है 8th पे कमीशन। तो आपके हिसाब से क्या 8th पे कमीशन को लेकर इस बार कुछ अलग से सरकार की ओर से कुछ प्रोविजनिंग या फिर पैसा रखा जा सकता है, जैसा पिछली बार सरकार ने कहा था, पिछले साल भी? कुछ तो ऑब्वियसली प्रोविजन उस पर करना ही होगा, बिकॉज ये लॉ है, ये रूल है। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि सरकार में एक्चुअली आप देखें तो वैकेंसीज बढ़ रही हैं, और बहुत सारी एक्चुअली सरकारी एंटिटीज हैं जहां पर आप फुल रिक्रूटमेंट नहीं कर पा रहे हैं 8th पे कमीशन के बजटरी इम्प्लीकेशन की वजह से। तो यहाँ पर भी मुझे लगता है कि सरकार को एक बारी पूरे जो सिस्टम है, पूरा ये जो पे कमीशन का सिस्टम है, इसमें भी एक बड़े रिफॉर्म के बारे में शायद सोचना जरूरी है। शायद वो इस बार बजट में ना हो, लेकिन ओवरऑल इसके ऊपर एक थॉट काफी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बड़ा रिफॉर्म होना चाहिए, लेकिन क्या ये 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा जैसा मांग चल रही है? आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? इसके ऊपर मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे इसके ऊपर अभी ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। अच्छा ठीक है, ओके। मैं टॉपिक चेंज कर देता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, इसके अलावा ना एक मसला पुरानी पेंशन भी है जो काफ़ी समय से फंसा हुआ है। यूपीएस पर बेहद ठंडा रिस्पांस रहा है। सरकार अब एनपीएस में कई बदलाव कर रही है। क्या बजट में पेंशन को लेकर कुछ दिखाई दे सकता है? क्या पुरानी पेंशन को सरकार वापस ला सकती है? कोई ब्लीक आपको ऐसी पॉसिबिलिटी लगती है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि हम वापस पुरानी रेजिम पर जाएंगे। मुझे ये लगता है कि काफी सरकार का एक थॉट बना हुआ है कि एनपीएस पर ही रहना है, दो उसका अपटेक कम रहा है, लेकिन आई थिंक ये एक वेट एंड वॉच अप्रोच सोची गई है इंटरनली कि आगे इसको ही बढ़ाना है। अच्छा, इसके ऊपर मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगी, क्योंकि अगेन मैं डीओपीटी के साथ काम नहीं करती। अच्छा, ठीक है। एक एम्बिशियस सवाल, चूंकि मैं ज़्यादा स्टॉक मार्केट के ऊपर फोकस करता हूँ ना, अब इकोनॉमिस्ट स्टॉक मार्केट को लेकर क्या सोचते हैं, वो मैं नहीं कह रहा कि आप स्टॉक मार्केट के ऊपर अपना कमेंट दीजिए। मैं इस तरह से आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि LTCG, उसको लेकर आपकी क्या उम्मीद है? जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है, बड़ी मांग उठ रही है इस चीज़ को लेकर कि FPIs जो कि पिछले साल बड़ी मात्रा में भारतीय बाजारों में बिकवाल रहे हैं, 1.5 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा की निकासी उन्होंने करी है,
और ना केवल पिछले साल, पिछले 5 सालों का आप डेटा उठा लीजिए, पिछले 5 साल से वो नेट सेलर ही रहे हैं इंडियन मार्केट्स में। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ना बड़ी मांग चल रही है कि आप LTCG को खत्म कर दीजिए, तो बहुत एम्बिशियस बात है, या फिर उसको कम कर दीजिए, जिससे आप जो विदेशी निवेशक हैं उनको ल्यूर कर सकें, वापस उनको भारत में ला सकें। ऐसी कोई गुंजाइश आपको लगती है, हो सकता है, पॉसिबल है? मुझे इस साल बिल्कुल ये नहीं लगता है, क्योंकि इस साल जो थीम है वो ये है कि हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलना है। और हमें ये पता ही नहीं है कि अभी फॉरेन इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट इंडिया में कितना है। फॉरेन इन्वेस्टर्स भी अपने आप को प्रोटेक्ट करके चल रहे हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा ग्लोबल अनसर्टेनिटी पूरी ग्लोबल इकोनॉमी में शुरू से, मतलब मैं कहती हूँ पिछले 10 या 15 सालों से हमने नहीं देखी है, सिंस द 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस। तो मुझे नहीं लगता है कि इस बार हम लोग देखेंगे ऐसे कोई चेंजेस। केवल मैम एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ ना, अपने ये जो मैंने जो आपके सामने लॉजिक रखा है ना, ये LTCG को कम होने का, उसका एक आंकड़ा आपके सामने रखना चाहता हूँ। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? देखिए मैम, 2025 में अगर आप इमर्जिंग मार्केट्स की बात कीजिए या फिर एशियन मार्केट्स की आप बात करें ना, जहाँ पर विदेशी निवेशक आते हैं, पैसा लगाते हैं और पैसा बनाकर लेके जाते हैं, उसमें अगर आप देखिए ना, ये आंकड़े देखिए मैम, ये 2025 के आंकड़े हैं, जो मैंने आपको कहा ना 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिकवाली हुई है। 1880 करोड़ रुपए के आसपास का नेट आउटफ्लो है FPIs का भारत में। ब्राजील में निवेश आया, जापान में निवेश आया, चाइना में भी निवेश आया। ये सितंबर तक के आंकड़े हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैम, कुछ बड़ा करने की जरूरत आपको नहीं नजर आती? So as I explained, in the previous answer also, कि ये बहुत जरूरी है कि हम ये समझें कि हमारा जो अभी फोकस है, इट हैज टू बी ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। यहाँ पर बहुत सारे ऑनस्लॉट्स आ रहे हैं इंडियन इकोनॉमी पे, टैरिफ्स आ रहे हैं और भी सारे इश्यूज आ रहे हैं। इस सिचुएशन में हम लोग अभी सिर्फ FPIs के बारे में नहीं सोच सकते, हमें पहले इस चीज के बारे में सोचना है कि कैसे हम अपनी जो इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए नए मार्केट्स ढूंढे, हम कैसे अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं। सो डेफिनेटली ये कंसर्निंग डेवलपमेंट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अभी हम सिर्फ इस पर सोचेंगे। हमें डेफिनेटली टैरिफ्स वाले एरिया पर भी और ट्रेड फाइनेंस के बारे में भी इस बजट में ज्यादा सोचना पड़ेगा। ठीक है, परफेक्ट है मैम। तो हमें अपनी इंडस्ट्री के ऊपर, घरेलू मांग के ऊपर, घरेलू खपत के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। आत्मनिर्भरता इस बार की थीम होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया मैम आपका, अपना कीमती समय आज हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो मनी 9 पर जो बड़े चेहरे हैं, जो बड़ी वॉइसेस हैं, उनका आना लगातार जारी है कि इस बार का बजट किस तरह का हो सकता है, सरकार इस बार किस तरह के ऐलान कर सकती है, और पोस्ट बजट भी किस तरह का इम्पैक्ट मार्केट्स के ऊपर, आपकी जेब के ऊपर, अर्थव्यवस्था के ऊपर देखने को मिलेगा। ये भी हम आपके लिए डिकोड करेंगे। तो ऐसे चेहरे हम बजट के बाद भी आपके लिए लेकर आते रहेंगे। इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। मैं आपसे इजाज़त ले रहा हूँ। नमस्कार।